Hello students, welcome to Step by Step Study. How are you? So students, this is part 2 of your chapter 2nd from NCERT, that is Microorganisms and Viruses. तो ये आपकी NCERT 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. अब हमने लास्ट पार्ट में कहाँ तक कर लिया था, हाउ डज़ अ वैक्सीन वर्क, कितने तरीके की वैक्सीन्स होती हैं, प्लस हमने ये किया था कि कौन कौन सी एज में कितनी एज तक जो है बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए और कौन कौन सी लगनी चाहिए. तो अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें. फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब हमें पता है हमारे सॉइल में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब जितने हम प्लांट्स लगाएंगे, जितने पेड़ पौधे लगाएंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, वो क्रॉप सारा न्यूट्रिशन ले लेगी. तो हमारा सॉइल जो है वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती जितनी स्टार्टिंग में होती है. हमें उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है. तो ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ और मेंटेन होती कैसे है, तो जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गे है, इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल. जो आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कौन बदलता है, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल देता है. देन वी हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं. लेगुमिनस प्लांट्स को कौन से होते हैं, आपकी जो पल्सीज वगैरह होती हैं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को और कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में. अब आपको दो नाम याद रखने हैं, पहला सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गे. ये दो जो चीज़ें हैं ये आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में. इन केस क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे तो आपको याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गे और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ही आपको टिक करना है. फिर आपका है, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो पहली वैक्सीन है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वो किसने डिस्कवर करी थी. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर. मूविंग फर्दर, हो सके तो आप जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये नोड्यूल्स हैं ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट वो ज़रूर देखिए, ठीक है. और चलिए आगे चलते हैं. अब पहले हमने पढ़े थे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. यूज़फुल कैसे थे कि आपकी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में यूज़ हो रहे थे, जिनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते थे. आपके चीज़, ब्रेड, कर्ड बनाने में हेल्प कर रहे थे, केक बनाने में करते थे, क्लिनजिंग ऑफ एनवायरनमेंट में हेल्प करते थे, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल थे. अब हम कर रहे हैं इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, मतलब हार्मफुल जो बैक्टीरिया आपके होते हैं. जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एट वन टाइम और अदर सफ़र फ्रॉम अ डिसीज़ एंड दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम जितने भी, चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे कोई एनिमल हो, वो किसी ना किसी तरीके की डिसीज़ से सफ़र करता ही है अपनी लाइफ टाइम में. अब ये जो डिसीज़ है वो किस भी वजह से होती है, ये डिसीज़ आपकी होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. अब जो लिस्ट है आपके, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है जो डिसीज़ कॉज करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं. पहला है बैक्टीरिया. तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ जो है हो सकती है. तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया से जो है आपकी निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और डिप्थीरिया ये होता है. इन केस आपसे पूछा जाए कि आपको दे दिया जाए ऑप्शन में कि निमोनिया किसके द्वारा होता है, या निमोनिया जो है इसका कॉज क्या है, और आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और वायरस, तो आपको कहाँ टिक करना है, बैक्टीरिया पे. तो करना क्या है, आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है इस स्लाइड का, ठीक है. तो स्क्रीनशॉट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक पेपर में आएगा ही आएगा आपका. देन स्किन डिसीजेज जो होती हैं बेसिकली, और फूड पॉइजनिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी फंगई की वजह से, फंगस की वजह से. बाई चांस आपने कोई ऐसी ब्रेड खा ली जिस पे फंगस लगी हुई है तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है.
स्किन डिसीजेज जो होती हैं वो भी एक फंगस की वजह से ही होती हैं। देन आपके पास मलेरिया, काला अज़ार, एमोबिक डिसेंट्री एंड गियार्डियासिस ये किससे होती है? ये होती है आपकी प्रोटोजोआ की से, ठीक है। फंजाई से होगी स्किन डिसीज, फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरिया से होता है निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, डिप्थीरिया। देन प्रोटोजोआ से, ये आपको याद रखना है प्रोटोजोआ वाला पॉइंट, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, काला आजार, अमीबिक डिसेंट्री एंड गियार्डिसिस। वायरस से होता है आपका पोलियोमिलिथाइसिस, चिकन पॉक्स, लुकीमिया, एड्स, मीजल्स, कंजक्टिवाइटिस, रेबीज, डेंगू एंड हेपेटाइटिस। ये जो होते हैं ये होते हैं आपकी वायरस की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज या फिर कॉल्ड एज पैथोजेंस या फिर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो उनको आप क्या बोलते हो? पैथोजेंस या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आपको क्या याद रखना है कि पैथोजन जो है आपकी डिस्टर्ब कर देते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को, ठीक है, बाय अटैकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये जो पैथोजन है, ये जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये कहाँ कहाँ से एंटर कर सकते हैं आपकी बॉडी में? ये आइदर बाय फूड, वाटर और एयर, या फिर आपकी स्किन में कोई भी कट लगा हो, या फिर आपके डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ हो किसी से, तो आपकी जो पैथोजन है ये आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर ये पैथोजेंस जो हैं किसी कैरियर की हेल्प से आपके पास आ सकते हैं, आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैरियर कौन कौन से होते हैं? जो इन पैथोजेंस को कैरी करते हैं, जैसे कि आपकी हाउस फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज़ हो गए। अगर मान लो मॉस्किटो ने किसी का खून पिया, उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जो उसको बीमारी है, अब वही से मच्छर ने आपको भी काट लिया, ठीक है, तो उसका जो डंग में जो पैथोजन होगा वो क्या करेगा आपकी बॉडी में, जो है जब वो फ्लूइड छोड़ेगा आपकी बॉडी में, उसी के थ्रू उस आदमी के भी पैथोजन आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाएंगे, ठीक है। डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। ये जो डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं और वायरसेस के थ्रू, तो उसमें क्या क्या है? देखिए, डिसीज़ होती हैं दो तरीके की, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज़, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती है, या फिर हम पहले देख लेते हैं, द डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज, आपको अगर बोला जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ, ये आते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जो डिसीज़ कॉज्ड बाय इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं ये कम्युनिकेबल होती है और इन्फेक्शियस डिसीज़ भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती हैं द डिसीज़ विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, चाहे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो, उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल, या फिर उसको दूसरा नाम होता है उसका इन्फेक्शियस डिसीज़। इसको कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोला जाता है और इसको इन्फेक्शियस डिसीज़ भी बोला जाता है। देन वी हैव, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं ये ट्रांसमिट होती कैसे हैं, तो ये आपके कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू होती है, एयर के थ्रू होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू, इन्फेक्टेड क्लोथ्स अगर आपने पहन लिए किसी ऐसे पेशेंट की, या फिर यूटेंसिल्स के थ्रू, ये सारी चीज़ जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है स्प्रेड होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डिसीज़ कम्युनिकेबल हैं, तो सबसे आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ट्यूबरकुलोसिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ अ डिसीज़, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, तो आपको ये याद रखना है टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, डायसेंट्री, ये होती हैं आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़। अगर किसी को टीबी है, ठीक है, वो वाला टीबी नहीं जिसमें गांठें हो जाती हैं, वो टीबी जो खांसी वाला है। और क्या होगा अगर उसने खांस दिया कहीं, ठीक है, जब उसकी ड्रॉपलेट निकलेगी उसमें जो बैक्टीरिया होगा उसके थ्रू आपको भी जो है वो टीबी हो सकता है। सिमिलरली फॉर कॉलेरा, टाइफाइड का भी यही है। अब टाइफाइड में क्या होता है, मान लो टाइफाइड कैसे होता है,
टाइफाइड में होगा कि आपने गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया कहीं से, तो आपको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड से अब आपने मच्छर काट दिया आपको, और वो मच्छर दूसरे उसको भी काट गया पर्सन को, तो उसको भी टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही मलेरिया भी आपका कैसे फैलता है, मच्छर के काटने से, मादा जो एनोफिलीज होती है उसके काटने से। डायसेंट्री ये भी कम्युनिकेबल या फिर आप कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे जो ये ट्रांसमिट है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इसका जो ट्रांसमिट होता है ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से पर्सन या एनिमल के थ्रू, वो कैसे होती है, चाहे या तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम बाय डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है आपका, पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र होते हैं तो बाय अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। द इन्फेक्शन मे बी कॉज बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन, मुकोसा टू मुकोसा या फिर मुकोसा टू स्किन कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है, डायरेक्ट स्किन टू स्किन जो है, अगर आपसे टच हुई है स्किन से स्किन तो इन्फेक्शन फैल सकता है। मुकोसा, मान लो आपका कोई फ्लूइड है, वो फ्लूइड से फ्लूइड टच होता है तो उससे फैल सकता है। देन मुकोसा से स्किन, कोई फ्लूइड है वो आपकी स्किन पे टच हो जाता है तो भी आपके जो है एक ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है कम्युनिकेबल डिसीजेस का। दूसरा इसका जो फैलने का तरीका है वो है आपका बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। व्हाट इज दिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कपिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग या फिर स्पीकिंग मे रिलीज ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो छींकता है, खांसता है या कभी बोलता है या स्पिट करता है, थूकता है, तो जो उसके थूक में, उसके सलाइवा में जब मुंह से उसके निकलेगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, तो उस उन ड्रॉपलेट्स में मॉइस्चर होता है जो क्या कैरी करता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब ये ड्रॉपलेट्स दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग से हो, चाहे वो कैसे भी किसी चीज़ के भी थ्रू एंटर कर जाते हैं दूसरे पर्सन की बॉडी में, तो क्या होता है, दूसरा पर्सन बीमार पड़ जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिसीजेस कॉज होती हैं, तो यहाँ पर जितना भी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आपका वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड। तीसरा है बाय यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज। अब मान लो आप डॉक्टर के पास गए और उसने क्या करा कि एक सिरिंज जो है उससे इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को भी लगा दिया और आपको भी लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी बॉडी का इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा कि किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का आपको ब्लड जो है चढ़ा दिया जाए, तो उसके थ्रू भी जो है इन्फेक्शन आपके अंदर भी जो है फैल सकता है। या फिर अगर मच्छर ने ही काट लिया, एक मच्छर ने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, फिर वो मच्छर आके दूसरे पर्सन को काट ले, उसके थ्रू भी जो है ये जो वायरस है वो ट्रांसफ़र वायरस या फिर कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ़र करते हैं। अब रेबीज़ वायरस जो है, एक आपको याद रखना है, RABIES, रेबीज़ वायरस जो है ये एंटर करता है मेंस बॉडी में बाय अ डॉग बाइट। अगर आपसे पूछा जाए डॉग बाइट जब कुत्ता काट लेता है तो कौन सा वायरस ट्रांसफ़र करता है आपके अंदर, रेबीज़ वायरस एंटर्स अ ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली जो एड्स का वायरस है, एड्स वायरस, ये भी जो आपके बॉडी में एंटर करता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर कोई भी अगर मान लो सेम सिरिंज यूज़ कर ली, कोई पर्सन है एड्स से इन्फेक्टेड, देन उसी सिरिंज से आपको भी इंजेक्शन लगा दिया तो आपको भी चांसेस हैं कि वो एड्स हो सकता है। ओके, देन वी हैव, अब हमने पढ़ा था डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के 3 मेथड थे, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, दूसरा था बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तीसरा था बाय यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज। सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन का मेथड होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे ऑल्सो एंटर द पर्सन बॉडी इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में वो इनडायरेक्टली जो है आपकी बॉडी में जाते हैं। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे कि इन्फेक्टेड फूड खा लिया, ठीक है, इन्फेक्टेड पानी पी लिया, इससे होगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट में तो ये था या तो बॉडी से बॉडी टच कर गई, या फिर आपका मुकोसा से मुकोसा टच कर गया, या फिर हो गया कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन टू आपका लिक्विड कॉन्टैक्ट, फ्लूइड कॉन्टैक्ट हो गया। ड्रॉपलेट में आपके मुंह से ड्रॉपलेट निकली,
उसके बॉडी में चली गई, ठीक है, नाक से सांस लिया बॉडी में चली गई। सिरिंज के थ्रू भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट आपकी स्किन पे टच करेगी सिरिंज, है ना। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, आपने इन्फेक्टेड फूड खाया तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, इन्फेक्टेड पानी पी लिया तो थ्रू एनी कैरियर सच एज मॉस्किटो या हाउस फ्लाई, रैट, फ्ली एटसेट्रा। जो मॉस्किटो या हाउस फ्लाई किसी रैट से, फ्ली से, इनके थ्रू भी जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। थ्रू क्लोथ्स, टॉवल, हैंकरचीफ एंड पर्सनल यूटेंसिल्स ऑफ पेशेंट, इससे भी जो है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, या फिर थ्रू डर्टी हैंड्स और डर्टी यूटेंसिल्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर है आपका स्प्रेड ऑफ डिजीजेस बाय इंसेक्ट्स। अब ये जो डिजीज़ है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का आपको पार्ट्स बनाने हैं। पहला, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस बाय इंसेक्ट। अब ये जो ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इसमें आपका इंसेक्ट्स के थ्रू भी डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी ऑल नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी आइदर थ्रू एयर, वाटर और फूड, ठीक है, वी ऑल नो दैट। इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, मॉस्किटो एंड कॉकरोचेज। इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो हो गए, कॉकरोचेज हो गए। They also spread diseases by carrying harmful microorganisms on the feet and hair. जो आपके मच्छर हैं, मक्खी हैं, फ्लाइज हैं, कॉकरोचेज हैं, ये भी जो है आप तक जो आपका बैक्टीरिया है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं, चाहे वो उनके पैरों पे लगा हो, उनके बालों पे भी लगा होता है, उनके डंक में भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, उनके बॉडी में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, जिसके थ्रू आपको ट्रांसफर ये हो सकता है। तो इट इज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज थ्रू बाय इंसेक्ट्स इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। देन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मलेरिया है, ठीक है, पहला कि जो डिजीज़ हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायरिया, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू होती हैं। कॉलरा, हैजा, ठीक है, अगर मान लिया अपने खरबूजे के ऊपर पानी पी लेते हो तो भी आपको हैजा हो जाता है, राइट। कभी कभार इन्फेक्टेड वाटर से भी हैजा हो जाता है, गर्मियों में स्पेशली आपने देखा होगा हैजा ज़्यादा होता है। टाइफाइड गंदा पानी पीने से, ट्यूबरकुलोसिस सेम गंदा पानी या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास आप कांटेक्ट में आ गए हो। अब आप बोलोगे कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, आपने बोला था कि डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है ये, तो कि भाई क्योंकि डायरेक्ट में तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, तो बट ये ट्यूबरकुलोसिस जो है ये इनडायरेक्टली भी आपके पास ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे? अगर मान लो किसी बंदे को टीबी है, उससे मच्छर काट गया, सेम मच्छर दूसरे हेल्दी बंदे को जाके काटे तो उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। देन वी हैव डायरिया। जो ये आपका डायरिया है, इसमें भी आपका पेट वेट ख़राब होता है और वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी आपका इनडायरेक्टली कॉज करती हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। इन इंसेक्ट्स के थ्रू जो है ये चार चीज़ें होती हैं। देन वी हैव मलेरिया। मलेरिया आपको याद रखना है, मलेरिया कैसे होता है? इट इज़ स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इम्पॉर्टेंट। एंड मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, अगर आपसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि मलेरिया होता कैसे है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया कैसे होता है, आइदर विद द हेल्प ऑफ प्रोटोजोआ या फिर आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। तो आपको याद रखना है कि मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है जिसके थ्रू जो है मलेरिया होता है। देन फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। देखिए, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो है जो आपका डेंगू वायरस फैलाता है। अब 2 पॉइंट्स तो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, वो ये जो मलेरिया है ये होता है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से, ठीक है, और ये जो डेंगू है ये होता है आपका फीमेल एडीज़ मॉस्किटो, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, मलेरिया और डेंगू, इन दोनों में आपको फ़र्क याद रखना है। मलेरिया बाय फीमेल एनोफिलीज, डेंगू बाय एडीज़। डेंगू डी, एडीज़ डी, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना है इसको। चलिए, फिर यहाँ पर मैंने कुछ आपको ये बताया है कि कितने टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं वो किस किस थ्रू चीज़ के थ्रू हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका, और आपको 2-4 चीज़ें मैं ये बता दूं कि जो हमारा कंटामिनेटेड फूड होता है, ठीक है, वो अगर इंसान खा ले तो बीमार हो जाता है। आपकी जो हाउस फ्लाई होती है वो 20 डिसीज़ कॉज कर सकती है आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिसीज़ेस जो है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कॉज करता है? ट्रांसमिशन एंड जर्नल प्रिवेंटिव मेजर। देखिए, अगर कॉलेरा होता है,
कॉलेरा होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका बैक्टीरिया। ये है आपका डिजीज और ये है आपका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, कॉलेरा है अगर तो हो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आइदर बाय वाटर और बाय फूड। अब आपको जनरल प्रिवेंशन क्या लेनी है कि अगर कॉलेरा है या फिर कॉलेरा ना हो तो ये कि डू नॉट अलाउ डर्ट, वाटर और डस्ट टू एक्यूमुलेट इन योर सराउंडिंग। अगर आपको कॉलेरा से बच के रहना है तो ध्यान रखना है कि ना ही गंदगी, ना ही गंदा पानी और ना ही डस्ट आपको अपने आसपास जमा नहीं होने देना। देन वी हैव ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आपका होता है विद बैक्टीरिया की वजह से और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। ठीक है, ड्रॉपलेट्स आती हैं एयर से, अगर आपने वो सांस ले लिया तो आपको ये हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका अगर जनरल प्रिवेंटिव मेजर है आपकी इम्यूनाइजेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन लगती है अगर आपको टीबी हो तो, ठीक है, अगर आप ये लगवा लेते हैं तो टीबी से बच सकते हैं। देन वी हैव टाइफाइड। टाइफाइड भी होता है आपका बैक्टीरिया से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वाटर और एयर है। और टाइफाइड कैसे आप बच सकते हैं, देखिए कहीं भी अगर आपने देखा कि ह्यूमन वेस्ट है या अलग तरीके का जो है कैसा एनिमल डंग है या किसी तरीके का वेस्ट है वो डिस्पोज हुआ पड़ा है, तो आपको क्या करना है कि दूर जो है उससे रहना है, ठीक है, क्योंकि उस पर हाउस फ्लाई भी बैठी होंगी, इस पर बहुत सारी चीज़ें बैठी होंगी, गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं एक्सक्रीटा में, तो उससे अगर दूर रहोगे तो जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में नहीं आ पाएगा। सिमिलरली अगर आपने देख लिया कि गंदा पानी कहीं जमा हुआ है, ठीक है, तो आपको उसमें भी ध्यान देना है कि गंदे पानी से भी दूर रहना है, ना ही गंदा पानी पीना है, ना ही जो है गंदा खाना खाना है। देन वी हैव कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सभी को पता है, जो आपका कोल्ड होता है ये वायरस की वजह से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका एयर। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर देखें तो यही है कि भाई उस पेशेंट से दूर रहो। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये होता है आपका वायरस से। मोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, अगर चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का एयर या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कि आप जाके जिसको चिकन पॉक्स है उससे कॉन्टैक्ट में हो। चिकन पॉक्स या फिर आपका स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपने वॉश करने हैं क्लोथ्स रेगुलरली एंड यू शुड कीप योरसेल्फ क्लीन, और आपको हैंडल करना है अच्छे से अपना फूड प्रॉपरली इफ़ यू आर इल। मीजल्स होता है आपका वायरस की वजह से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। देन पोलियो, पोलियो भी वायरस की वजह से होता है, एयर या वाटर की वजह से हो सकता है ये। देन हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वाटर है। रेबीज़ जो है वो वायरस की वजह से होता है, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग से जो आपको रेबीज़ हो सकता है। डायरिया या गैस्ट्रोएंट्राइसिस ये होता है आपको बैक्टीरिया, फंगई, टॉक्सिन्स या फिर जो आपके अंदर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं उसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फूड या फिर कोई पानी गंदा। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरस। अगर आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कोई डिजीज़ हो चुकी है या फिर आपको ऐसा प्रिवेंट करना है अपने आप को कि भाई कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस से मुझे डिजीज़ ना हो, तो क्या करना है आपको, प्रॉपर मेडिसिन लेनी है टू किल दी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। अगर प्रॉब्लम हो गई है या फिर बीमार पड़ गए हो तो क्या लेना है, प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। बाय किलिंग द कैरियर्स, अगर आप पहले तो मेडिसिन लोगे उस वरना आप क्या कर सकते हो, जो कैरियर है जिसके थ्रू ये जो आपकी डिजीज़ है ट्रांसफ़र हो सकती हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब ट्रांसफ़र होते हैं, उन कैरियर को ही मार डालो। ठीक है, कैरियर कौन कौन से होते हैं, हाउस फ्लाई, कॉकरोचेज, इनको मार दो ताकि बीमारी ना फैले। तीसरा है बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अराउंड योर हाउस। आपको देखना है कि भाई हमारा जो हाउस है वो नीट एंड क्लीन रहे, कहीं पानी ना जमा हो, कहीं गंदगी ना जमा हो कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। बाय प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम कंटामिनेशन, फूड को, जो आप फूड खाते हो उसको आपको देखना है कि वो कंटामिनेट ना हो जाए, तो यू शुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कंटामिनेशन। अब आपको क्या करना है, द फॉलोइंग सजेशंस में प्रूव हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज। अब आपको और जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपने नाखून प्रॉपरली काटने हैं, ऑलवेज यूज़ क्लीन वाटर, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, रोज़ नहाओ, रोज़ धुले हुए कपड़े पहनो, ठीक है, कीप योर हाउस सराउंडिंग्स क्लीन, डोमेस्टिक गार्बेज को गार्बेज बिन में डालो और उसके बाद में भी कूड़ा फेंक के उसके ऊपर ढक्कन ढक दो। डू नॉट लेट गार्बेज या किचन वेस्ट
या फिर सीवेज टू कलेक्ट एंड स्टेगनेट एट एनी प्लेस। कोई भी किचन वेस्ट को या गार्बेज को आपको अलाउ नहीं करना कि वो कहीं भी कलेक्ट हो जाए और स्टेगनेट कर दे, सड़ जाए उसी प्लेस पे। गेट योर हाउस, इट्स सराउंडिंग्स एंड गार्बेज डंप स्प्रेड विद प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स एज रेगुलर इंटरवल। हमेशा जो है आपको हाउस या फिर उसके आसपास की सराउंडिंग्स या फिर गार्बेज डंप जो कूड़ा है उस पर प्रॉपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवाते रहना है प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे। फूड जो है हमेशा ढका हुआ खाना है, कभी भी खुला हुआ फूड आपको नहीं खाना। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ये प्रॉपरली वॉश करने हैं खाने से पहले, और पानी जो है वो बॉइल्ड वाटर आपको पीना है ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में जो है ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। अब जो पीपल हैं जो इन्फेक्शन डिसीज से सफ़र कर रहे हैं तो उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है अच्छे से। एंड जो एक्सक्रीटा या फिर कोई डिस्चार्ज या फिर स्पटम, उनका थूक को बोलते हैं स्पटम, अगर ये सब डिस्चार्ज हो रहा है उनके थ्रू तो अच्छे से इसको डिस्पोज ऑफ कर लेना है। ठीक है, हमें देखना है कि जो थूक रहा है कोई इन्फेक्टेड पर्सन तो हम उस थूक के आसपास ना जाएं, उसको अच्छे से जो है डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर कोई भी ओपन एरिया में कोशिश करना है कि डिफिकेट ना करें, मलमूत्र का त्याग ना करें ओपन एरिया में। एंड चिल्ड्रन जो होते हैं छोटे बच्चे, उनको इम्यूनाइजेशन लगवानी है, टीके लगवाने हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सबसे लास्ट बैलेंस डाइट, जो सभी को पता है एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है। ओके, नाउ वी हैव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस इन ह्यूमन्स। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो जितना जल्दी हो सके। तो जैसे आपकी डिजीज़ है ये एनिमल अफेक्टेड या फिर पॉजिटिव, तो पॉक्स जो है, पॉक्स होता है आपका काऊ में, बफेलो में, शीप और गोट में। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वायरस। डर्माटाइटिस होता है गोट में और शीप में, ये है वायरस की वजह से। फुट एंड माउथ डिसीज़ ये होती है कैटल की वजह से, वायरस जो है इसका स्प्रेडिंग एजेंट है। कॉलेरा, हैजा। पोल्ट्री बर्ड्स में आपने देखा है, पोल्ट्री बर्ड और बैक्टीरिया की वजह से होता है डायरिया ऑफ चिक, ये होता है पोल्ट्री बर्ड्स में बैक्टीरिया की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस कैटल बर्ड्स बैक्टीरियम की वजह से। ओके, देन वी हैव रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नाम की प्रॉब्लम भी होती है आपके कैटल्स में बैक्टीरिया की वजह से। कैटल्स और ह्यूमन बींग्स में एंथ्रैक्स नाम की एक प्रॉब्लम होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो सिम्टम्स ऑफ लाइक जो आपको पता है कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरस इन एनिमल्स हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये जो मैंने प्रीवियसली कराया आपको तो उसमें एनिमल इफेक्टेड था, ये जो मैंने आपको कराया है वायरस इन ह्यूमन नहीं, इन एनिमल्स था ये। सॉरी, ह्यूमन्स तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये जो एनिमल्स में जो डिसीज़ होती हैं वो मैंने आपको ये वाली डिसीज़ कराई है। डिजीज जैसे पॉक्स, डर्माटाइटिस, फुट एंड माउथ डिसीज़, कॉलेरा, डायरिया होता हमारे अंदर भी है, लेकिन ये पर्टिकुलरली एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो जो आपके डिजीज़ कॉजिंग जो आप हमारे डेयरी एनिमल्स हैं उनमें भी काफ़ी डिसीज़ जो होती हैं, और ये डेयरी एनिमल्स में डिसीज़ होती कैसे हैं, विद हेल्प ऑफ पैरासाइट्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर नॉन इन्फेक्शन। अब जब अगर कोई भी हमारा एनिमल सफ़र कर रहा होता है किसी भी डिजीज़ से, तो हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कब पता चल जाएगा कि भाई इस एनिमल को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। पहली बात, जो हमारा कैटल है, जो भी हमारा पशु है, जो भी हमारा कोई भी एनिमल है पालतू पशु, तो वो इनएक्टिव सा हो जाएगा। आपको दिखेगा जो रेगुलर वो इतना एक्टिव रहता है वो उतना एक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा, वो खाना कम कर देगा, ठीक है, और धीरे धीरे इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब वो अपना फूड इनटेक जो है बिल्कुल भी स्टॉप कर देगा। तीसरा, आपको एक सिम्टम दिखेगा अपने एनिमल्स में कि उसकी आँखों में से जो है पानी आने लग जाएगा, और जो मुंह से बहुत ज़्यादा थूक का सिक्रीशन, दैट इज़ योर सलाइवा का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा आपके एनिमल्स में से, ठीक है। मिल्क यील्ड, एग लेइंग कैपेबिलिटी, एग लेइंग कैपेसिटी, ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा जो है ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि जो आपका जानवर है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर वो बीमार हो गया है, ठीक है। पैरासाइट जो होते हैं दे गेट देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल
एंड मेक इट वीक। अब आपने कुत्ते को भी देखा होगा, उसके ऊपर जो है पिस्सू लग जाते हैं, पैरासाइट्स हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जो कुत्ता जो डॉग है उसके ऊपर जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करेगा, एनिमल की बॉडी में से आपके जो फूड है उसको खींचेगा और आपके एनिमल को धीरे 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 करके वीक बनाता जाएगा। तो इसमें पैरासाइट्स में भी दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, ये जो पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम देयर होस्ट, ठीक है, जिस भी बॉडी पे रहते हैं उससे ये होस्ट से फूड लेते हैं, उसी का फूड ले लेते हैं और उसको धीरे धीरे करके वीक करते जाते हैं। देन वी हैव एक तो एक्सटर्नल पैरासाइट एंड वी हैव इंटरनल पैरासाइट। जो आपके एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं ये बेसिकली स्किन पे रहते हैं, किसी भी एनिमल की स्किन के ऊपर रहते हैं। लेकिन जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं ये रहते हैं आपके स्टमक में, या फिर जो आपके स्टमक में इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें रहते हैं आपके इंटरनल पैरासाइट्स। ओके, देन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है वो मेनली जो उसका कॉज होता है बैक्टीरिया या वायरस होता है। आपको और आगे बताते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा था कि फुट एंड माउथ डिसीज़ हो जाती है एनिमल्स में, फुट एंड माउथ डिसीज़। ये जो एनिमल्स में फुट और माउथ डिसीज़ हैं, तो ये क्या होता है, एनिमल सफरिंग फ्रॉम फुट एंड माउथ डिसीज शोज वेरियस सिम्टम्स। अब देखिए अगर फुट एंड माउथ डिसीज़ हो गई आपके एनिमल को तो ये क्या क्या सिम्टम दिखाएगा, एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा जो है उसको सलाइवा निकलने लग जाएगा, थूक निकलने लग जाएगा, ठीक है। रेडिश ग्रैन्यूल्स आर ए, लाल कलर के जो हैं ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, रेडिश ग्रैन्यूल्स अराउंड द फुट ऑफ माउथ ऑफ द कैटल। आपके जो कैटल है, कोई भी पशु है, उसके माउथ के आसपास रेडिश जो है लाल कलर के दाने, छोटे छोटे दाने जो हैं वो हो जाते हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कोई फुट डिसीज़ मेरे कैटल को हो चुकी है। इसमें हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डिसीज़ की अपने एनिमल्स में, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के थ्रू, डाइट कंट्रोल करा के उनको अच्छे से रेस्ट दिलवा के, यूज़ ऑफ वेटनरी सर्विसेज फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द डिसीज़, या फिर एक्सेस से बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा के हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स एंड वायरसेस इन प्लांट्स। तो जो आपके मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स। अब जो आपके बेसिकली जो डिसीज़ लगती कहाँ है, जो फसल ख़राब होती हैं वो किस किस चीज़ की होती है, वीट में डिजीज़ लगती है, आपकी राइस में, गेहूं में डिजीज़ लग जाती है जिसको हम पैडी भी बोलते हैं, आपके पोटैटो में डिजीज़ लगती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पोटैटो में, शुगर केन में डिजीज़ लगती है, फिर लगती है आपके ऑरेंज, एप्पल एंड कॉटन। वीट में कौन सी डिसीज़ लगती है, वीट में डिजीज़ होती है आपकी रस्ट नाम की। ये जो रस्ट है ये किसकी वजह से होती है, फंजाई की वजह से, फंगे की वजह से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है एयर या फिर सीड्स के थ्रू। राइस में कौन सी डिजीज़ लगती है बताइए ज़रा। एक वीट की और डिसीज़ है वो है आपकी स्मट भी और रस्ट भी, ये दो है वीट की डिसीज़ जो कि आपके लगती है फंगई की वजह से। देन आपको अगर पूछा जाए राइस में कौन सी डिजीज़ लगती है, राइस में होता है आपका डिजीज़ का नेम है ब्लास्ट, BLAST, और ये लगता है आपका फंगे की वजह से, राइस में ब्लास्ट कॉज होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड रेन। देन वी हैव ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सी डिसीज़ होती है, ऑरेंज में होती है आपकी सिट्रस कैंकर नाम की डिसीज़, CITRUSCANKER। सिट्रस कैंकर नाम की डिसीज़ जो है वो आपकी ऑरेंज में होती है एंड इट अकर्स विद एक बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। देन वी हैव भिंडी, BHINDI, भिंडी को आप और क्या बोलते हो, ओकरा, भिंडी को आप ओकरा भी बोलते हो, ठीक है। इस भिंडी में कौन सी आपकी डिजीज़ लगती है, येलो वेन मोज़ेक नाम की डिसीज़ लगती है और ये होती है आपकी वायरस की वजह से। जो प्लांट डिसीज़ है ये क्या करते हैं, आपकी क्रॉप की यील्ड को डिक्रीज़ कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इन डिसीज़ को,
पहला कि हम जो अपने बीज बोते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी हो। दूसरा कि ट्रीट कर लें हम अपने डिसीज़ को, आई एम सॉरी, हम पहले ही अपने सीड्स को बोने से पहले ही डिसइंफेक्टेंट से या फिर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उसमें थ्रो करके बोने से पहले ही उनको ट्रीट कर लेंगे, या फिर हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट पे जो है वो छिड़क के अपनी जो फंगस है या फिर आपकी जो वीड्स वगैरह हैं उनको मार लें, तो उससे हमारी क्रॉप यील्ड जो है इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जो हमें क्या क्या याद रखना है, द डिजीज़ ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ 3 काइंड। कौन कौन सी? पहली पैरासिटिक, आपके जो डेयरी एनिमल्स हैं उसमें 3 तरीके की डिजीज़ हो सकती है, पैरासिटिक, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। वायरसेस कॉज डिजीज़, जो वायरस है वो कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है, ये है आपका पॉक्स, डर्माटाइटिस, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये होती है वायरस से। डिजीज़ इन एनिमल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर रेस्ट, डाइट कंट्रोल, इफेक्टिव वैक्सीनेशन, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। क्रॉप डिसीज़ जो है ये ट्रांसमिट होती कैसे हैं, लगती कैसे हैं क्रॉप में, आइदर थ्रू ट्रांसमिट होती है सीड्स, एयर या फिर सॉइल से। ठीक है, डिजीज़ ऑफ प्लांट्स जो है वो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड्स को बोके, ट्रीटिंग करके सीड्स की बिफोर सोइंग, या फिर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इन केस कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो शेयर ज़रूर करिए। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे 8th क्लास का बच्चा हो, 10th क्लास का बच्चा हो, यूपीएससी का बच्चा हो, एसएससी का, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं इसको शेयर करें। पूरा का पूरा मैं आपको एनसीईआरटी से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट अच्छे से करा रही हूँ। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ भी बचेगा आपका एनसीईआरटी में करने के लायक। ठीक है, बुक ना भी पढ़ोगे तो ट्रस्ट मी आप आंख बंद करके पेपर दे के आ सकते हो अपना। चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग लाइक दिस। चलिए, टेक केयर।